नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न विद्वानों के अपने अलग अलग मत हैं और ये भी सच है कि ये विभिन्न सोच के उपज है, विभिन्न जो सिद्धांत दिए हैं, क्योंकि पृथ्वी पर मानव का आविर्भाव बहुत लेट, जब इसकी उत्पत्ति हुई उससे बहुत लंबे समय के बाद में हुआ है। तो ये सब अनुमान के आधार पर, विभिन्न फैक्ट के आधार पर इन्होंने ये सिद्धांत और थ्योरियाँ दी गई हैं। पृथ्वी सौरमंडल का एक ग्रह है, अतएव पृथ्वी की उत्पत्ति सौरमंडल की उत्पत्ति के साथ जुड़ी हुई है। ये सत्य है कि ब्रह्मांड में इस प्रकार के अनेक सौरमंडल अथवा नक्षत्रमंडल पाए जाते हैं। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में पृथ्वी की उत्पत्ति का श्रेय ब्रह्म या परमेश्वर को दिया गया है। ब्रह्म का निवास स्थान ब्रह्मांड माना गया है। यद्यपि इन प्राचीन विचारों से वर्तमान समस्याओं का हल नहीं होता, फिर भी ऋग्वेद में जिस परमेश्वर की शांत, स्थिर और अर्ध सुसुप्त अवस्था की कल्पना की गई, जिसमें कि स्वयं शक्ति से ही ऊर्जा प्राप्त हुई और संपूर्ण पदार्थ ऊर्जा से संग्रहित होकर सूर्य बना एवं सूर्य से पृथ्वी, इस बात की नवीनतम विचारधारा ब्रह्मांड उत्पत्ति से मेल खाती है। आधुनिक युग में विज्ञान की सहायता से मानव ने अनेक जानकारियां प्राप्त कर दी हैं जो पृथ्वी और ग्रहों की वास्तविक स्वरूप पर प्रकाश डालती हैं। वैज्ञानिकों ने सौरमंडल से संबंधित कुछ सामान्य बातों को ध्यान में रखकर पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी अपने विचार प्रस्तुत किए गए हैं। नंबर 1, गति और दिशा। सभी ग्रहों की कक्षाएं लगभग वृत्ताकार तथा एक ही दिशा में सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं। सूर्य का विषुवत रेखीय अक्ष तथा ग्रहों के अक्ष लगभग समानांतर हैं। 2, खगोलीय दूरियां। सौरमंडल के समस्त ग्रहों का वितरण तथा उनके मध्य की जो दूरियां किसी भी व्यवस्था या नियम के अनुसार लगती हैं। 3, ग्रहों का वर्गीकरण। आकार एवं संरचना की दृष्टि से सौरमंडल के ग्रहों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, आंतरिक ग्रह तथा बाह्य ग्रह। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आंतरिक ग्रह हैं। बाह्य ग्रहों की तुलना में इनकी परिभ्रमण की गति तीव्र तथा सामान्य आकार छोटा है। इनकी संरचना लगभग समान है। उपग्रहों की संख्या बहुत कम है। बाह्य ग्रहों में बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम सम्मिलित हैं। इनकी परिभ्रमण गति मंद है, किंतु उपग्रहों की संख्या अधिक है। यम को छोड़कर सभी ग्रह आकार में बड़े हैं। कोणीय संवेग। यद्यपि सूर्य का द्रव्यमान कुल सौरमंडल के द्रव्यमान का 90% से अधिक है, 99% से अधिक है, किंतु इसका कोणीय संवेग कुल सौरमंडल के कोणीय संवेग के 2% से भी कम है। इससे सूर्य व ग्रहों की रचना के आधारभूत अंतर की पुष्टि होती है। आधुनिक वैज्ञानिक विचारधारा में पृथ्वी की उत्पत्ति को सौरमंडल से माना गया है। पृथ्वी सौरमंडल का एक सदस्य है। पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी खोजों के बारे में वैज्ञानिकों ने 18वीं शताब्दी से ही अपने अपने विचार प्रकट करना प्रारंभ कर दिया था। सर्वप्रथम बफन ने पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी तर्कपूर्ण परिकल्पना प्रस्तुत की। इसके उपरांत अनेक विद्वानों ने अपने विचार प्रतिपादित किए। इन सभी विचारधाराओं को उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 है एक तारक या अद्वैतवादी परिकल्पना, मोनिस्टिक हाइपोथेसिस, और दूसरा है द्वैतारिक या द्वैतवादी परिकल्पना, ड्यूलिस्टिक हाइपोथेसिस। एक तारक या अद्वैतवादी परिकल्पना है जिसके अंतर्गत ये माना जाता है कि केवल एक ही उससे इसकी उत्पत्ति मानी गई है। यह कल्पना एक तारे से संबंधित है। इसमें पृथ्वी तथा सूर्य परिवार की उत्पत्ति केवल एक ही तारे के द्वारा मानी गई है। इस परिकल्पना के जन्मदाता फ्रांसीसी विद्वान बफन है। इसके अन्य समर्थक कांट, लाप्लास, लॉकियर, हर्शेल तथा रोसे हैं। इनमें से कुछ विद्वानों के विचार हम नीचे देखेंगे। इसमें सबसे पहला आता है बफन की परिकल्पना। वैज्ञानिक आधार पर सर्वप्रथम फ्रांसीसी वैज्ञानिक जार्ज डी बफन ने 1745 में पृथ्वी की उत्पत्ति को समझाने के लिए अपने विचार प्रस्तुत किए। इनके समय ही फ्रांस में पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी खोजें प्रारंभ हो गई थी। उनके अनुसार बहुत समय पहले ब्रह्मांड में घूमता हुआ एक बहुत बड़ा पुच्छर तारा सूर्य के नज़दीक होकर गुजरा, जिससे दोनों आपस में टकरा गए। इस टक्कर के उपरांत बहुत सारा पदार्थ सूर्य से अलग हो गया और इस प्रकार निकले हुए सूर्य के इस द्रव पदार्थ से कालांतर में घनीभूत होकर ग्रहों तथा उपग्रहों की उत्पत्ति हुई। द्रव पदार्थों के जो बड़े भाग थे वो ग्रह बने और छोटे भाग उपग्रह एवं अवान्तर ग्रह बन गए।
बाकी बहुत सारा पदार्थ ब्रह्मांड में ही विलीन हो गया। इस जो सिद्धांत है इसकी कुछ आलोचना हुई है। इस परिकल्पना अपने समय में बहुत सत्य प्रतीत हुई। लगभग 50 वर्षों तक इसके विपरीत किसी ने कोई तर्क नहीं दिया, लेकिन वैज्ञानिक युग में इसका भारी विरोध किया गया, जो निम्न प्रकार है। नंबर एक, सर्वप्रथम विद्वानों ने ये बात सिद्ध की कि अंतरिक्ष में सभी पिंड अपनी अपनी निश्चित कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं। ऐसी स्थिति में विशालकाय पुच्छल तारा दूसरी कक्षा में आकर सूर्य से कैसे टकरा गया? अगर ये बड़ा पुच्छल तारा सूर्य से टकरा गया तो इसके बाद आज तक कोई ऐसा उदाहरण क्यों नहीं मिला? नंबर दो, विशालकाय सूर्य से पुच्छल तारे की टक्कर इतना महत्व नहीं रखती कि ये बहुत सारा द्रव पदार्थ सूर्य से अलग कर देता। साथ ही सूर्य की आकर्षण शक्ति इतनी तीव्र है कि वह अपने निकले हुए पदार्थ को तुरंत अपने में सोख लेता है। अतः किसी प्रकार से सूर्य का पदार्थ अलग होना संभव नहीं है। नंबर तीन है, यदि सूर्य से पिघला हुआ पदार्थ अलग हो गया तो उससे बने ग्रह और उपग्रह गोलाकार कैसे हो गए, क्योंकि सूर्य का पिघला पदार्थ तो अनियमित था। चार, बफन ने ग्रहों तथा उपग्रहों के साथ क्रम को स्पष्ट नहीं किया, जैसे सूर्य के पास पहले छोटे ग्रह और बीच में कुछ बड़े और इसके बाद छोटे ग्रह स्थापित हैं। यदि पुच्छल तारा सूर्य से टकरा भी जाए तो पुच्छल तारे का परिणाम इतना कम है कि वो सूर्य को किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचा सकता। और नेक्स्ट है, ये माना कि सूर्य से निकले पदार्थ टेढ़ा मेढ़ा पदार्थ गोलाकार ग्रह के रूप में परिवर्तित हो गया, लेकिन उसमें भ्रमणशील गति कैसे उत्पन्न हुई? तो इन आधारों पर इस विचारधारा की आलोचना या इसका शोध किया गया। नेक्स्ट आता है कांट की वायव्य राशि परिकल्पना। जर्मनी के प्रसिद्ध दार्शनिक भूगोलवेता इमानुएल कांट ने 1755 में अपनी पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री ऑफ हेवंस में पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी परिकल्पना का प्रतिपादन किया। उसने कहा कि मुझे पदार्थ दो, मैं पृथ्वी की उत्पत्ति कर दिखलाऊंगा। कांट ने अपनी वायव्य राशि परिकल्पना को न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम पर प्रस्तुत किया। उसने बताया कि गुरुत्वाकर्षण नियम में प्रत्येक वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है तथा केंद्रोपसारी बल में प्रत्येक वस्तु पृथ्वी से दूर हटने की कोशिश करती है। कांट के विचारानुसार प्रारंभ में बहुत से पौराणिक पदार्थों से बने कठोर कण समस्त आकाश में फैले हुए थे। ये सभी कण गुरुत्वाकर्षण के कारण एकत्रित होकर आपस में टकराने लगे। इनके टकराने से ताप उत्पन्न हुआ और जिससे पदार्थ द्रव तथा गैसीय अवस्था में आया। ये गैसीय पुंज केंद्रित हो जाने पर परिभ्रमण करने लगा। लगातार परिभ्रमण गति से गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा केंद्रोपसारी बल अधिक बढ़ा। इससे गैसीय पुंज के मध्यवर्ती भाग में उभार हो गया। इससे 9 गोलाकार छल्ले बने जो निहारिका के रूप में अलग हो गए। इस प्रकार 9 ग्रह तथा इनके उपग्रह बने और जो अवशिष्ट भाग बचा हुआ सूर्य बना। बाद में चलकर यह परिकल्पना तर्कहीन प्रमाणित कर दी गई कि निम्न आधार पर इसकी आलोचना की गई। आद्य कण गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण आपस में टकराने लगे। ये शक्ति पहले कहाँ थी और बाद में कैसे प्रकट हुई? गति विज्ञान के कोणीय संवेग की सुरक्षा के सिद्धांत के अनुसार वायुमंडलीय आद्य कणों के आपस में टकराने से कणों में परिभ्रमणशील गति पैदा नहीं हो सकती। कांट ने बताया कि निहारिका के आकार में वृद्धि होने के साथ साथ गति तीव्र हुई। जबकि गति नियमानुसार वस्तु का आकार बढ़ता है तो उसकी गति में कमी आती है। कांट की इस परिकल्पना का श्रेय इतना अवश्य जाता है कि कालांतर में लाप्लास ने इसके आधार पर सुप्रसिद्ध निहारिका परिकल्पना प्रस्तुत की। अगला जो सिद्धांत है, थ्योरी है, लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। फ्रांसीसी विद्वान लाप्लास ने अपने मत सन 1796 में अपनी पुस्तक एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम में प्रस्तुत की। अपने सिद्धांत में उसने कांट के विचार को किसी हद तक माना, लेकिन कांट की कुछ गलतियों को दूर करके अपने सिद्धांत को संशोधित किया। लाप्लास ने अंतरिक्ष में परिभ्रमण करती हुई एक उष्ण गैसीय निहारिका की कल्पना की। अनुमानतः इसका व्यास कुल सौरमंडल जितना था। विकिरण द्वारा ताप में ह्रास तथा गुरुत्वाकर्षण के कारण ये गतिशील निहारिका धीरे धीरे सिकुड़ने लगी। गति की नियम के अनुसार सिकुड़ती हुई वस्तु का घूर्णन बढ़ जाता है और घूर्णन गति बढ़ने से उसका केंद्रोपसारी बल भी बढ़ गया। परिणाम स्वरूप निहारिका के भूमध्यरेखीय भाग में कुछ उभरा हुआ पदार्थ भारहीन होकर उससे अलग हो गया। ये पदार्थ निहारिका के चारों ओर छल्ले के रूप में परिक्रमण करने लगा। इसी छल्ले से बाद में 9 छल्ले उत्पन्न हुए। इन छल्लों ने धीरे धीरे ठंडा होकर ग्रहों का रूप लिया। इस प्रक्रिया से ग्रहों की उत्पत्ति हुई। निहारिका का अवशिष्ट भाग सूर्य बना।
लाप्लास एक अच्छा खगोलवेता गणितज्ञ था, अतः अपनी परिकल्पना में उसने ग्रहों की रचना तथा अन्य गति संबंधी तथ्य को विशेष महत्व दिया। ग्रहों की वृत्ताकार कक्षा, सूर्य ग्रहों का एक ही दिशा में घूमना, शनि के चारों ओर पाई जाने वाली वलय उष्ण गैसीय निहारिका से उत्पन्न पृथ्वी के गर्भ से तप्त लावा, उद्गार, ज्वालामुखी क्रिया आदि तथ्य लाप्लास की परिकल्पना की पुष्टि करते हैं। इन्हीं गुणों के आधार पर परिकल्पना काफी लंबे समय तक मान रही। आलोचना: ऊष्मा गति विज्ञान, सांख्यिकी, भौतिकी आदि विज्ञानों के विकास के साथ साथ लाप्लास की परिकल्पना के अनेक दोष उजागर हुए हैं। नंबर 1, इसमें प्रारंभिक उष्ण गतिशील निहारिका की उत्पत्ति के विषय में कोई जानकारी नहीं दी गई। सूर्य और ग्रहों के मध्य कोणीय संवेग के वितरण में अंतर की व्याख्या नहीं हो सकी। मूल निहारिका का विस्तार कुल सौरमंडल जितना मान लिया गया, जो उसकी घूर्णन गति अधिक नहीं हो सकती। यदि घूर्णन गति कम भी हो तो छल्ले पृथक होना संभव नहीं है। परिकल्पना के अनुसार उपग्रहों को उनके पृथ्वी ग्रहों की दिशा में ही घूमना चाहिए, जबकि शनि और बृहस्पति के कुछ उपग्रह विपरीत दिशा में घूमते हैं। गैस अणु गति सिद्धांत के अनुसार गैसीय वलयों का घनीभवन तथा ग्रहों का निर्माण संभव नहीं है। वलय का निर्माण बंद क्यों हो गया? निहारिका के खंडित पदार्थ से निहारिका ही बननी चाहिए। सूर्य के विषुवतरेखीय प्रदेश में उभार होना चाहिए आदि प्रश्नों का उत्तर इसमें नहीं मिलता है। परिकल्पना अनुसार पृथ्वी का आंतरिक भाग द्रवित अवस्था में होना चाहिए, जो वास्तव में नहीं है। प्रसिद्ध भूगर्भ शास्त्री हॉब्स के अनुसार सिद्धांत केवल सौरमंडल के बारे में गलत स्थिति ही नहीं बताता, बल्कि पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय भी भ्रामक सूचना देता है। तो इन आधारों पर उसकी आलोचना की गई। नेक्स्ट आता है रोसे की परिकल्पना। 19वीं शताब्दी के मध्य रोसे नामक फ्रांसीसी विद्वान ने लाप्लास के सिद्धांत का संशोधन कर निहारिका परिकल्पना प्रस्तुत की। लाप्लास की मान्यता थी कि विशाल निहारिका से एक वलय अलग हो गया और उसी के बाद में कई वलय उत्पन्न हुए, जो बाद में चलकर ग्रह बने। लेकिन रोसे का कहना है कि निहारिका से लगातार कई वलय उत्पन्न हुए, प्रत्येक वलय की राशि ठंडी होकर घनीभूत हो गई तथा ठोस पिंड का रूप धारण कर लिया, जो बाद में चलकर ग्रह कहलाए। निहारिका का अवशिष्ट भाग सूर्य बना। लाप्लास के अनुसार निहारिका के चारों ओर बहुत दूर तक हल्की गैस राशि फैली हुई थी। रोसे की धारणा है कि इतनी ही विस्तृत प्रसार वाली गैस राशि का घनत्व इतना कम हो गया कि उसे सिकुड़ने में एक बहुत बड़ी चपटी आकृति की गोलाकार वलय संरचना संभव नहीं हो सकेगी। अतः उसने बताया कि केंद्रीय निहारिका से लगातार कई वलय अलग हुए, उससे निहारिका की आकृति मसूर की दाल जैसी मानी। अंत में रोसे ने बताया कि पृथ्वी एक वायवीय पिंड से घनीभूत होकर द्रव अवस्था में परिवर्तित हुई और धीरे धीरे ठोस बनी। अब भी हमें देखते हैं कि संपूर्ण रूप से ठंडी नहीं हुई है पृथ्वी, केवल इसका ऊपरी भाग ही ठंडा है। इस सिद्धांत की भी आलोचना हुई। रोसे ने लाप्लास की परिकल्पना के कुछ दोषों को दूर करते हुए अपनी परिकल्पना दी थी, अतः लाप्लास की अपेक्षा अधिक स्वीकार्य थी, किंतु ये भी आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांतों पर खरी नहीं उतरी। लाप्लास की विचारधारा की अनेक कमियां इसमें बनी रही, जैसे सूर्य के मध्य भाग में उभार नहीं होना, सूर्य ग्रहों तारों के आधार पर तल में अंतर, आधुनिक गतिक सिद्धांत की आपत्तियां, कोणीय संवेग में अंतर होना आदि। नेक्स्ट आता है लॉकियर की परिकल्पना। ब्रिटिश वैज्ञानिक लॉकियर ने सौरमंडल की उत्पत्ति को समझाने के लिए उल्काओं का सहारा लिया। उसके अनुसार दो विशाल उल्काओं के टकराने से विशाल निहारिका की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी पर आने वाली उल्काओं में भी लगभग वही पदार्थ पाए जाते हैं जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं। फिर भी उसने लाप्लास की भांति घूर्णन करती हुई निहारिका से वलयों का निर्माण, उनका ग्रहों के रूप में रूपांतरण, शेष निहारिकाओं से सूर्य की उत्पत्ति समझाई। निहारिका सिद्धांत के समान इस विचार की भी आलोचना की गई। तो ये जो पांचों कॉन्सेप्ट थे वो एक तारा के सिद्धांत पर आधारित थी। नेक्स्ट आते हैं आपके द्वैतारक या द्वैतवादी परिकल्पनाएं। द्वैतारक या द्वैतवादी परिकल्पना में ये माना गया है कि ग्रहों की रचना एक से अधिक तारों से हुई है।
चैम्बरलिन मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना, जेम्स जीन्स जेफरीज की ज्वारीय परिकल्पना, एच.एन. रसेल की द्वैतारे परिकल्पना इत्यादि इसमें शामिल है। नंबर 1 आता है चैम्बरलिन तथा मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना। अमेरिकी वैज्ञानिक टी.सी. चैम्बरलिन तथा मोल्टन ने 1904 में अपनी ग्रहाणु परिकल्पना प्रस्तुत की। उन्होंने निहारिका परिकल्पना संबंधी दोषों को दूर किया और पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में एक नई परिकल्पना प्रतिपादित की। इसके अनुसार ब्रह्मांड में घूमता हुआ एक विशालकाय तारा सूर्य के काफी निकट से गुजरा, जिसकी आकर्षण शक्ति से सूर्य से असंख्य छोटे छोटे कण ज्वाला के रूप में अलग हो गए। इन कणों को चैम्बरलिन ने ग्रहाणु कहा। इन ग्रहाणुओं के कुछ बड़े कण भी थे जो भावी ग्रहों के नाभिक बने। बड़े ग्रहाणुओं के चारों ओर छोटे ग्रहाणु एकत्रित होने से बने पिंड ग्रह व उपग्रह कहलाए। चैम्बरलिन ने पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ साथ पृथ्वी पर वायुमंडल, ऊष्मा, महासागर आदि पर भी प्रकाश डाला। इस परिकल्पना में ग्रहों की उत्पत्ति सूर्य द्वारा अलग हुए पदार्थ से हुई। संपूर्ण ग्रहों का कुल भार सौरमंडल के भार का 1/700वां भाग है। ये तथ्य सिद्धांत के अनुकूल है तथा पुष्टि भी करता है कि शीतल और ठोस पदार्थों के टकराने पर एकत्रित होने वाले ग्रहों और पृथ्वी की उत्पत्ति मानकर इन्हें प्रारंभिक अवस्था में ठंडा व ठोस होना माना गया, जो कि पृथ्वी की रचना के अनुकूल है। आलोचना भी हुई सिद्धांतों की भी। ग्रहाणुओं के आपसी टकराव से वृद्धि नहीं होनी चाहिए, जबकि बल्कि ये तो ताप वृद्धि के साथ गैस बन जानी चाहिए या खंडित होकर धूल के रूप में बिखर जानी चाहिए। नंबर 2, जेफरे ने इस परिकल्पना को नितांत त्रुटिपूर्ण बताते हुए कहा कि थोड़ी मात्रा में सूर्य से निकला वह ज्वारीय पदार्थ गैस और वाष्प में घनीभूत होकर ग्रहाणु तथा अंत में जाकर इतने बड़े ग्रह कैसे बन सकते हैं। नंबर 3, सूर्य से अधिक द्रव्यमान होते हुए भी कोणीय संवेग बहुत कम है तथा ग्रहों में इतना अधिक कोणीय संवेग कहाँ से आया, जबकि सूर्य के द्वारा निकला पदार्थ ही ग्रहों के निर्माण में काम आया। 4, परस्पर टकराव द्वारा उत्पन्न ग्रहों का परिक्रमण पथ वृत्ताकार न होकर लंबा अंडाकार होना चाहिए था। 5, यदि पृथ्वी पहले से ही ठोस अवस्था में थी तो अपर्दन की क्रिया अवश्य जारी रहती और महासागरों का जल अधिक मात्रा में खारा होना चाहिए था। 6, इस परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी प्रारंभ से ही ठोस अवस्था में रही, किंतु आधुनिक वैज्ञानिकों तथा तथ्यों के अनुसार पृथ्वी प्रारंभ में तरल अवस्था में थी। 7, जेफरे के मतानुसार ग्रहों के नाभिकीय बहुत भीतर तक दबे हुए थे, अतः इसे वायुमंडल की उत्पत्ति भी भ्रामक लगती है। अगला सिद्धांत आता है जीन्स तथा जेफरे की ज्वारीय परिकल्पना। ब्रिटिश विद्वान जेम्स जीन्स ने 1919 में पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में ज्वारीय परिकल्पना प्रस्तुत की। आगे चलकर 1928 में जेफरे नामक विद्वान ने इसमें कुछ संशोधन किया। इस सिद्धांत के अनुसार एक बहुत बड़ा तारा सूर्य से भी बड़ा सूर्य के समीप होकर गुजरा। सूर्य उस समय गैस का एक विशाल तप्त पिंड था। इस तारे की आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य में ज्वार उठा। तारा जैसे जैसे अपनी गति तथा चाल के अनुसार सूर्य के पास आता गया तो सूर्य ने वैसे वैसे ज्वार भी अधिक ऊपर उठने लगा। तारे के बहुत निकट आने पर सूर्य से उभरा हुआ ज्वारीय भाग उससे पृथक हो गया। साथ ही जिस दिशा की ओर तारा बढ़ता गया वैसे ही ज्वारीय पदार्थ भी उसकी ओर अग्रसित होता गया। तारे के सूर्य से दूर जाने पर उसका आकर्षण शक्ति कम होती गई, जिससे सूर्य से निकला हुआ पदार्थ नहीं तो तारे के पीछे जा सका और नहीं आकर्षण सिद्धांत के अनुसार सूर्य में वापस आकर मिल सका, बल्कि वह सूर्य के चारों ओर चक्कर काटने लगा। एक तरफ सूर्य, दूसरी तरफ तारे के आकर्षण के कारण पदार्थ की आकृति सिरों पर पतली और बीच में मोटी सिगार के रूप में हो गई। धीरे धीरे ठंडी होकर आकृति गोलाकार रूप में परिवर्तित हो गई। इस गोल आकृति से विभिन्न खंडों का रूप धारण कर लिया। बाद में ये खंड घनीभूत होकर ग्रहों के रूप में जाने गए। ठीक उसी प्रकार सूर्य की आकर्षण शक्ति से उपग्रहों की उत्पत्ति हुई। ग्रहों के ज्वारीय पदार्थ से बनने वाले घनीभूत आंशिक भाग इतने छोटे हो गए कि केंद्रीय आकर्षण की शक्ति के कारण अपने को एक रूप नहीं कर सके। ऐसी स्थिति में ग्रहों से उपग्रह बनना बंद हो गया। जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना अन्य परिकल्पनाओं की अपेक्षा अधिक मान रही। इसके अनेक कारण थे। सौरमंडल में ग्रहों को एक रेखा में व्यवस्थित किया जाए तो उसके द्वारा बनने वाली आकृति मध्य में मोटी और किनारों पर सक्रिय होगी। ये सिगारनुमा आकृति की पुष्टि करती है। जिन ग्रहों के अनेक उपग्रह हैं वो भी इस प्रकार व्यवस्थित हैं। यम ग्रह की खोज बाद में हुई, किंतु उसके छोटे आकार ने परिकल्पना को और पुष्ट कर दिया। सभी ग्रहों का अपनी कक्षा में सूर्य की ओर झुकाव सूर्य की आकर्षण शक्ति के प्रभाव को दर्शाता है। इसकी भी कुछ आलोचनाएं हुई।
नंबर एक, कुछ विद्वानों ने के अनुसार सूर्य से अलग हुए उष्ण गैसीय भाग शीतल होकर ग्रह बनना संभव नहीं है, बल्कि इतना गर्म पदार्थ तो अंतरिक्ष में मिल जाना चाहिए था। रसेल का कहना है कि यदि परिकल्पना से सौरमंडल की उत्पत्ति हुई तो इसका आकाश में फैलाव इतना नहीं हो सकता। पारस्की ने गणित के आकलन के आधार पर निष्कर्ष निकाले, सूर्य और ग्रहों के मध्य इतनी अधिक दूरियां औचित्य नहीं। सूर्य में ज्वार उत्पन्न करने वाला तारा कहाँ चला गया, परिवहन करते हुए पुनः सूर्य के निकट क्यों नहीं आया। ग्रहों के कोणीय संवेग का अधिक होना भी इस परिकल्पना का द्वारा स्पष्ट नहीं हुआ। अंतरिक्ष में तारों की आपसी दूरियां इतनी अधिक हैं कि तारे एक दूसरे के पास नहीं आ सकते। अगली परिकल्पना आती है रसेल व लिटिलटन की दैतारिक परिकल्पना। रसेल तथा लिटिलटन ने 1937 में पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में द्वैतारक या युग्म तारक परिकल्पना दी। उनके अनुसार प्रारंभ में सूर्य तथा एक तारा दोनों ही एक समान केंद्र के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। उस समय एक तीसरा विशाल तारा सूर्य तथा साथी तारे के पास आने लगा। इस तारे की आकर्षण शक्ति ने सूर्य के साथी तारे से ज्वार की तरंगें उठने लगी तो धीरे धीरे पदार्थ तारे से अलग हो गया। कालांतर में इस निकले पदार्थ से ज्वारे पदार्थ से ग्रह बने। प्रारंभ में बने इस ग्रह से सूर्य के आसपास घूमने लगे तथा बाद में इसे स्वयं पारस्परिक आकर्षण कारण ज्वार उत्पन्न हुआ और इस ज्वार से उपग्रहों की रचना हुई। रसेल का कहना है कि उस विशाल तारे का सूर्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि वह सूर्य से काफी दूर था। द्वैतारिक परिकल्पना पूर्ववर्ती परिकल्पनाओं के अनेक दोषों से मुक्त थी। क्वीपर के मतानुसार अंतरिक्ष के 80% तारे युग्म तारा या समूह के रूप में पाए जाते हैं, अतः युग्म तारे का विचार आश्चर्यजनक नहीं है। ग्रहों के अधिक कोणीय संवेग का कारण अधिक संवेग वाले स्थायी तारे से उनकी उत्पत्ति से स्पष्ट हो जाता है। ग्रहों के मध्य अत्यधिक दूरियां होने भी इससे सिद्ध हो जाता है। इस परिकल्पना पर भी कुछ आपत्तियां हैं जो निम्न है। एक, सूर्य के साथी तारे से जो ज्वारीय पदार्थ निकला उससे ग्रह उपग्रह बन गया, लेकिन शेष भाग का कोई उल्लेख नहीं मिलता। विशालकाय तारा बाद में कहाँ चला गया इसका कोई विवेचन नहीं है। और अनंत दूर फैले हुए ग्रह किस प्रकार से परिक्रमा मार्ग पर भ्रमणशील हो गए इसका कुछ क्लियर नहीं है। नेक्स्ट आता है होयल तथा लिटिलटन की नवतारा परिकल्पना। ब्रिटिश गणितज्ञ होयल व लिटिलटन ने वैज्ञानिकों तथ्यों के आधार पर 1939 में अपनी नवतारा परिकल्पना प्रस्तुत की। आज ये सिद्ध हो चुका है कि जितने भी ग्रह हैं वो सब भारी तत्वों से मिलकर बने, जैसे ऑक्सीजन, लोहा, सिलिका, एल्यूमिनियम, कैल्शियम आदि। ग्रहों की में इनकी मात्रा 98% तक पाई जाती है, लेकिन जो हल्के तत्व हैं वो हीलियम, हाइड्रोजन गैसों से बने हैं, जिनकी मात्रा ग्रहों में 2% तक पाई जाती है। आज अंतरिक्ष में जितने भी तारे हैं उनमें हीलियम और हाइड्रोजन जैसे हल्के पदार्थों की प्रधानता है, किंतु प्रश्न यह है कि ये भारी तत्व अंतरिक्ष में किस प्रकार पहुंचे। इनका समाधान प्रोफेसर होयल ने और लिटिलटन ने किया। इन विद्वानों ने बताया कि हाइड्रोजन के जलने से भारी तत्व बनते हैं, किंतु साधारण ताप पर सूर्य के द्वारा हाइड्रोजन से हीलियम गैस उत्पत्ति होती है। अधिक भारी तत्वों के निर्माण में हाइड्रोजन के जलने की क्रिया बहुत अधिक ऊंचे तापमान पर होनी चाहिए। ऐसा ऊंचा तापमान केवल अभिनव तारा सुपरनोवा में ही पाया जाता है। इस तरह के अंतरिक्ष में 15 से 20 अभिनव तारे प्रतिवर्ष बनते हैं। जो कोई तारा अभिनव तारा बन जाता है तो उसका प्रकाश पहले से लाखों गुना बढ़ जाता है। वह सूर्य की अपेक्षा लगभग 1 अरब गुना प्रकाश उत्पन्न करता है और ये तारा 200 से 300 वर्ष बाद कभी भी दिखाई देता है। कुछ प्रज्वलित निहारिकाओं की उत्पत्ति भी इस प्रकार हुई है। काब्र निहारिका से 1200 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पदार्थ बाहर की ओर फैलते देखा गया। ये निहारिका में एक अभिनव तारा जो अपने व्यास से पृथ्वी से दुगना है, ये अपने प्रकाश से सूर्य से 30,000 गुना अधिक है और इसकी सतह पर 5 लाख सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है। होयल और लिटिलटन के अनुसार अंतरिक्ष में युग्म तारे थे, उनमें से एक सूर्य तथा दूसरा अभिनव तारा था। दोनों के मध्य सूर्य से बृहस्पति जितनी दूरी थी। आणविक प्रतिक्रिया के कारण अभिनव तारे से भारी विस्फोट होता है। इस विस्फोट में तारे का बहुत सारा पदार्थ बाहर निकल जाता है। ये बाहर निकला हुआ पदार्थ एक दिशा में कम और दूसरी दिशा में अधिक होता है। जो पदार्थ बाहर फैल गया उसे सूर्य ने अपनी ओर आकर्षित कर दिया। सूर्य द्वारा आकर्षित हुआ पदार्थ बाद में संगठित होकर ग्रहों में परिवर्तित हो गया और इन ग्रहों से उपग्रहों की उत्पत्ति हुई। नवतारा परिकल्पना में ग्रहों का भारी तत्वों से बना होना, उसमें सूर्य की अपेक्षा कोणीय संवेग की अधिकता जैसी समस्याओं को हल किया गया। आज भी अंतरिक्ष में अनेक नवताराएं पाए जाते हैं जिनमें हल्के भारी तत्व दोनों पाए जाते हैं। जिस प्रतिशत से ग्रहों में तत्वों की मात्रा बताई गई है वो आज भी लगभग सही है। आलोचना,
इस परिकल्पना में सौरमंडल की उत्पत्ति संबंधी अनेक प्रश्न अंतरित रहे हैं। अधिकांश आलोचक इसके साक्ष्य को काल्पनिक ही मानते हैं। इसमें ग्रहों की विभिन्न दूरियां तथा उसमें गति उत्पन्न होना भी सिद्ध नहीं होता। सौरमंडल के सभी ग्रहों और ग्रहों की उत्पत्ति भली प्रकार स्पष्ट नहीं कर पाए। नेक्स्ट है ओटो स्मिट की परिकल्पना। प्रसिद्ध रूसी वैज्ञानिक ओटो स्मिट ने 1943 में सौरमंडल को धूल तथा गैस के कणों से उत्पन्न बताया। अंतरिक्ष में गैस धूल के बारीक कण फैले हुए रहते हैं। स्मिट ने बताया कि इनकी उत्पत्ति तारों से निःसृत परमाणुओं के घनीभूत होने से हुई है। इस आधार पर उनकी परिकल्पना को अंतरतारक धूल परिकल्पना कहा गया। ओटो स्मिट के अनुसार ब्रह्मांड में सूर्य पहले से ही स्थित था। सूर्य ने धूल तथा गैस के बादल को अपनी ओर आकर्षित कर दिया। ये बादल कोहरे के रूप में सूर्य के चारों ओर छा गए और बाद में सूर्य के चारों ओर चक्कर काटने लगे। प्रारंभ में धूल तथा गैस कण अवस्थित रूप में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे, जो अपनी गति और चाल तथा मार्ग से भिन्न थे। इस धूल तथा गैस के बादल में धूल कण अधिक तथा भारी थे, इसलिए वो गैसीय कण की अपेक्षा कम अव्यवस्थित थे। भारी होने के कारण वो केंद्र में तल पर एकत्रित हो गए, एक बड़ी तस्तरी का रूप ग्रहण कर लिया। गैस तथा धूल कणों की गति में अंतर होने के कारण धूल के कण अप्रत्यास्थ रूप से में थे, जबकि गैस के कण प्रत्यास्थ रूप में थे। विशाल तस्तरीनुमा एकत्रित धूल के कण पहले ग्रहों के भूम रूप में आए और बाद में क्षुद्र ग्रह बने। ये क्षुद्र ग्रह उसी दिशा के अनुरूप घूमने लगे। सूर्य की परिक्रमा लगाते हुए क्षुद्र ग्रहों ने अन्य बिखरे हुए कणों को अपने में मिला लिया, जिससे क्रम से बड़े होते गए और ग्रह बन गए। ग्रहों के निर्माण पश्चात काफी पदार्थ अपरिपक्व अवस्था में शेष था। ग्रहों के समीप होने के कारण ये पदार्थ उनकी परिक्रमा करने लगा और कालांतर में घनीभूत होने से उपग्रहों की रचना हुई। स्मिट ने सौरमंडल की उत्पत्ति की व्याख्या अनेक प्राकृतिक तत्वों को ध्यान में रखकर की, अतः इसे मान्यता मिली। इसमें कोणीय संवेग के वितरण को असमानता को स्पष्ट करते हुए ग्रहों और सूर्य की रासायनिक रचना की भिन्नता को उत्तरदायी बतलाया। ग्रहों और ग्रहों का निर्माण सूर्य से न होकर गैस व धूल कणों से माना। सूर्य के निकट भारी पदार्थ वाले ग्रह स्थित है, दूर हल्के पदार्थ वाले ग्रह निर्मित ग्रह हैं। स्मिट ने बताया कि जब गैस और धूल के कण तस्तरी के रूप में सूर्य के चारों ओर संगठित हो गए तो सूर्य की किरणें उसे भेद कर अधिक दूर नहीं जा सकती थी। अतः तस्तरी के भीतर भाग को उष्णता की अधिकता से भारी ग्रह बन गए और बाहर की ओर न्यून ताप के कारण हल्के ग्रह तत्वों वाले ग्रह बने। ग्रहों के बीच की दूरियों को स्पष्ट करते हुए बताया कि भिन्न भिन्न परिणाम और गति वाले ये ग्रह सांख्यिकीय नियमानुसार अलग अलग दूरियों पर संगठित होंगे। वृत्ताकार कक्षा का स्पष्टीकरण दिया गया। ग्रहों की रचना के पश्चात बची हुई गैस धूल से एक प्रतिरोधी माध्यम का कार्य किया और ग्रहों की कक्षा वृत्ताकार होगी। आलोचना। गैस एवं धूल का बादल सूर्य की तरफ इस प्रकार आकर्षित हो गया, जबकि आकाशीय नक्षत्रों में काफी दूरियां रहती हैं। दो, यदि गैस धूल के कारण बिखरे हुए थे तो सूर्य ने उसे कैसे अपहरण कर लिया। 3, गैस धूल का बादल किस प्रकार अंतरिक्ष में आया, इसका कोई उल्लेख नहीं है। इस परिकल्पना में ग्रहों की प्रारंभिक अवस्था शीतल ठोस मानी गई है, जिसे अधिकांश भूगर्भ वैज्ञानिक सहमत नहीं है। नेक्स्ट है बिग बैंग का स्थिति सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम जॉर्ज लेमेटियर ने किया था, किंतु इसकी विशद व्याख्या 1967 में रॉबर्ट वेगोनर ने की थी। ब्रह्मांड, आकाशगंगा, तारे, ग्रह आदि की उत्पत्ति को समझाने के लिए प्रस्तुत इस सिद्धांत में ब्रह्मांड के अदृश्य घटकों काले पदार्थों का सहारा दिया गया। इसके अनुसार अपने उत्पत्ति काल से लेकर आज तक ब्रह्मांड निरंतर फैलता रहा है तथा उनके पदार्थ शीतल होते रहे हैं। सर्वप्रथम एक विशालकाय अग्निपिंड था जिसकी रचना भारी पदार्थों से हुई थी। इस अग्निपिंड में अचानक विस्फोट होने से पदार्थों का बिखराव हो गया। शीघ्र ही इन पदार्थों के अलगाव के कारण काले पदार्थ गर्म एवं ठंडे का निर्माण हुआ। काले पदार्थों के समूह में एकत्रित होने से अनेक पिंडों का निर्माण हुआ। इन पिंडों के आकार में वृद्धि होने से आकाशगंगा का निर्माण हुआ। आकाशगंगाएं निरंतर दूर होती गई एवं ब्रह्मांड का फैलाव होता रहा। कालांतर में आकाशगंगाओं में भी विस्फोट हुआ और इससे निकले पदार्थों के समूह से असंख्य तारों का निर्माण हुआ। इस प्रकार प्रत्येक तारे से विस्फोट जनित पदार्थों से ग्रहों का निर्माण हुआ। ये सिद्धांत भी सर्व स्वीकार्य नहीं हुआ। 1980 में वैज्ञानिक अलन गुथ ने स्थिति सिद्धांत प्रस्तुत किया। बिग बैंग तथा स्थिति सिद्धांत में काफी समानताएं हैं, अंतर मात्र समय को लेकर है। इस सिद्धांत के अनुसार अग्निपिंड में विस्फोट के मात्र 1 सेकंड जैसे अति अल्प काल में ही ब्रह्मांड का तीव्र गति से फैलाव हो गया।
पिंडों के विस्फोटन एवं काले पदार्थों के समूह में आकाशगंगा तारे उपग्रह की रचना हुई, किंतु ये सिद्धांत भी सर्वमान्य नहीं हो सका। वैज्ञानिक प्रगति के साथ साथ मानव ने ब्रह्मांड विषय ज्ञान में निरंतर वृद्धि हो रही है। अनेक नए तथ्य मिल रहे हैं। अंतरिक्ष में छोड़े जाने वाले विभिन्न अंतरिक्ष यान कृत्रिम उपग्रह लगातार नवीनतम सूचनाओं का संकलन कर रहे हैं। अतः निकट भविष्य में पृथ्वी की उत्पत्ति विषय अनेक गूढ़ अनुत्तरित प्रश्नों का हल भी मिलने की संभावना है। तो इस वीडियो में हम जानते हैं कि जब मनुष्य पैदा नहीं हुआ तो ये सिद्ध तथ्यों के आधार पर विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं कि हमारी पृथ्वी किस प्रकार बनी होगी। देखा किसी ने नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हमने पृथ्वी से उत्पत्ति, हमारी पृथ्वी एक तारे से बनी, दो तारे से बनी, या ठंडी थी बाद में गर्म हुई, इन विभिन्न विषयों का हमने विस्तृत अध्ययन किया। इस वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।